हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ पारितोष शर्मा। हम बीएससी थर्ड ईयर का बॉटनी का थर्ड पेपर बायोटेक्नोलॉजी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स में पहली यूनिट के अंदर हम चल रहे थे और पहली यूनिट में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो प्रीवियस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक था प्लाज्मिड के बारे में पढ़ रहे थे, यानी हम क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे। और जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा मैंने आपको क्लोनिंग वेक्टर्स भी कई बताए, प्लाज्मिड है, बैक्टीरियोफेज है, कुछ मैनमेड भी बताए जो दो प्लाज्मिड्स को जोड़कर बनाए जा रहे थे। जैसे बैक्टीरियोफेज की कॉस साइट प्लस प्लाज्मिड कॉस्मिड कहलाएगा, बैक्टीरियोफेज की फेज साइट प्लस प्लाज्मिड प्लाज्मिड कहलाएगा। तो पहला जो प्लाज्मिड था, पहला जो वेक्टर था हमारे पास में वो था प्लाज्मिड। पहला वेक्टर कौन सा था हमारे पास में? प्लाज्मिड। ठीक, प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल से प्राप्त होने वाले, सभी बैक्टीरियल सेल में नहीं होते, ये मैंने आपको पहले भी बताया पिछली क्लास में कि सभी बैक्टीरियल सेल में नहीं होते, लेकिन कुछ बैक्टीरियल सेल में पाए जाने वाला एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल प्लाज्मिड कहलाता है। ठीक है ना। कभी कभी जब प्लाज्मिड उसकी बैक्टीरियल सेल के मेन जेनेटिक मटेरियल के साथ जुड़ा हुआ हो तो इसे अधिका या एपिसोम भी कहते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं आगे कि प्लाज्मिड कि में कुछ प्लाज्मिड जीवाणु के अंदर कुछ विशिष्ट क्रियाओं का नियंत्रण करता है, कुछ विशिष्ट क्रियाओं का नियंत्रण करता है जिसके आधार पर बैक्टीरिया कुछ विशेष लक्षण प्रकट करते हैं। और वो विशेष लक्षण भी मैंने आपको बताए थे, जैसे एंटीबायोटिक एंड हैवी मेटल रेसिस्टेंस, एंटीबायोटिक एंड हैवी मेटल्स के प्रति रेसिस्टेंस शो करना। इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण एंड पॉल्यूटेंट डिग्रेडेशन। ठीक, पॉल्यूटेंट डिग्रेडेशन। और इसके रेफरेंस में तो मैंने आपको ये भी बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि सूडोमोनास प्यूटेडा बैक्टीरिया का एक नया प्रभेद सुपरबग दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर आनंद मोहन चक्रवर्ती के द्वारा तैयार किया गया, जो समुद्र की सतह पर फैले हुए तेल का डिग्रेडेशन कर देता है। ठीक है ना, क्योंकि डिग्रेडेशन करना इसलिए ज़रूरी था, ये नया प्रभेद इसलिए बनाया गया ताकि ये जलीय जीव तथा जलीय पादप जातियाँ सुरक्षित रह सकें। ठीक है ना, उनको तेल की सतह से किसी प्रकार की हानि ना हो। ठीक, अब हम देखते हैं भैया प्लाज्मिड के प्रकार। प्लाज्मिड में कुछ प्लाज्मिडों में लिंग कारक सेक्स फैक्टर्स जैसे विशेष गुण मिलते हैं जो बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन का नियंत्रण। ठीक है ना, बैक्टीरिया के अंदर जनन का एक मेथड होता है कॉन्जुगेशन मेथड, उसका नियंत्रण तथा एक जीवाणु से अन्य कोशिकाओं में स्थानांतरण, एक जीवाणु से अन्य कोशिकाओं में स्थानांतरण, इसका नियंत्रण किया जाता है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं प्लाज्मिड के प्रकार की। ठीक है ना, प्लाज्मिड के प्रकारों में टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड जब हमने देखे तो टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड में पहला देखा जीवाणु की संक्रमणता के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शियसनेस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है ना, तो इस आधार पर हमने दो प्रकार के प्लाज्मिड देखे। पहला देखा हमने संक्रमणशील प्लाज्मिड, संक्रमणशील प्लाज्मिड। ठीक है ना, और संक्रमणशील प्लाज्मिड को भी हमने ये देखा कि ये लिंग रोम के आधार पर, ठीक है ना, लिंग रोम के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एफ रूप और आई रूप, एफ रूप और आई रूप वाले। ठीक, फिर हम आगे देखते हैं दूसरा टाइप असंक्रमणशील प्लाज्मिड। असंक्रमणशील प्लाज्मिड, असंक्रमणशील प्लाज्मिड ये प्लाज्मिड जीवाणु को दाता रूप प्रदान नहीं करते हैं, यानी कहने का मतलब ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित नहीं होते हैं। तो अर्थात संक्रमणशील प्लाज्मिड की भांति ये एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में स्थानांतरित नहीं होते हैं। दूसरा टाइप जो था हमारा संक्रमणता के बेसिस, पहला आधार बनाया हमने संक्रमणता का आधार। ठीक है ना, संक्रमणशील प्लाज्मिड और असंक्रमणशील प्लाज्मिड। संक्रमणशील प्लाज्मिड में लिंग रोम के आधार पर दो रूपों में बांट लिया, एफ रूप और आई रूप, और एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित हो सकता है संक्रमणशील प्लाज्मिड जो होगा, तभी तो उसका नाम संक्रमणशील है। और असंक्रमणशील जो प्लाज्मिड होगा ये पहली बात तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित नहीं होता है। ठीक, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित नहीं होता है। अब हम देखते हैं भैया कि विशिष्ट कार्य के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन, विशिष्ट कार्य के आधार पर प्लाज्मिड के प्रकार। ठीक है ना, विशिष्ट कार्य के आधार पर जब प्लाज्मिड के प्रकार हम देख रहे थे तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा कि जीवाणु कोशिकाओं में प्लाज्मिड के द्वारा संपन्न किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों, जीवाणु कोशिकाओं में प्लाज्मिड के अंदर विशिष्ट कार्यों के आधार पर इन्हें तीन प्रकारों में बांटा गया है। ठीक,
3 प्रकारों में हम इनको डिवाइड करते हैं। और वो जो 3 प्रकार थे हमारे पास, यानी विशिष्ट कार्यों के आधार पर जब प्लाज्मिड को हमने बांटा तो पहला था हमारे पास कोल फैक्टर, दूसरा था रेसिस्टेंस फैक्टर और तीसरा था हमारे पास में सेक्स फैक्टर या एफ फैक्टर। तो विशिष्ट कार्यों के आधार पर प्लाज्मिड के प्रकार, ठीक। विशिष्ट कार्यों के आधार पर प्लाज्मिड के प्रकार। अब इसमें हमने पहला कार्य जो देखेंगे कि जीवाणु कोशिका में प्लाज्मिड के द्वारा संपन्न किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों के आधार पर 3 टाइप में इनको डिवाइड किया गया है। पहला है कोल फैक्टर, ठीक। कोल फैक्टर पहला कौन सा है इसका प्रकार? कोल फैक्टर। इसको हम नाम देते हैं कॉलिसिनोजेनिक फैक्टर, ठीक। अब दूसरा आता है कॉलिसिनोजेनिक फैक्टर के बाद प्रतिरोधी कारक रेसिस्टेंस फैक्टर। दूसरा आता है रेसिस्टेंस फैक्टर और इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम आर फैक्टर, ठीक है ना। दूसरा आता है हमारा आर फैक्टर, ठीक है ना। प्लाज्मिड का दूसरा विशिष्ट कार्य के आधार पर दूसरा टाइप कौन सा होगा? प्लाज्मिड का दूसरा टाइप होगा आर फैक्टर। इसको हम कहते हैं फुल फॉर्म रेसिस्टेंस फैक्टर, ठीक है ना, रेसिस्टेंस फैक्टर, ठीक। तीसरा टाइप आता है हमारा सेक्स फैक्टर और इसको हम इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं एफ फैक्टर या फर्टिलिटी फैक्टर। सेक्स फैक्टर भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? सेक्स फैक्टर। और सेक्स फैक्टर को दूसरा नाम फर्टिलिटी के बेसिस पर ही ये टर्म ली गई एफ, ठीक। अब हम बात करते हैं भैया पहले की, ठीक है ना। पहला उठाते हैं इनमें से कोल फैक्टर या कॉलिसिनोजेनिक फैक्टर, ठीक है ना। विशिष्ट कार्यों के आधार पर पहला प्रकार आता है हमारे पास में कोल फैक्टर या कॉलिसिनोजेनिक फैक्टर, ठीक है ना। असंक्रमणकारी प्लाज्मिड होता है जो एक जीवाणु से अन्य जीवाणु में इसका स्थानांतरण एफ कारक की उपस्थिति पर निर्भर करता है। पहली बात तो भैया इधर देखो, जो ये कॉलिसिनोजेनिक फैक्टर होता है ना, ये असंक्रमणकारी होता है, ठीक है ना। अब असंक्रमणकारी है तो ये नाम से ही क्लियर है कि भैया ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ट्रांसफ़र असंक्रमणकारी होता नहीं है। लेकिन एफ फैक्टर की उपस्थिति के आधार पर, एफ कारक की प्रेजेंस के बेसिस पर, ठीक है ना, इसका एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरण निर्भर करता है। एफ कारक के अभाव में यह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में नहीं पहुंच पाता है। यदि एफ कारक उपस्थित है तो यह एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंच जाएगा और एफ कारक उपस्थित नहीं है तो कोल फैक्टर एक कोशिका से दूसरी कोशिका में नहीं पहुंच पाएगा। कोल प्लाज्मिड कई प्रोटीन्स का संश्लेषण करता है जिन्हें सम्मिलित रूप से कोलिसिन कहते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारे पास में कि जो ये कोल फैक्टर होता है ये कई प्रोटीन्स का संश्लेषण करता है, जिन्हें सम्मिलित रूप से कोलिसिन कहते हैं, ठीक। सम्मिलित रूप से कोलिसिन कहते हैं, ओके। अब हम देखते हैं कोलिसिन कोल प्लाज्मिड रहित जीवाणुओं में कई महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रियाओं, कोलिसिन कोल प्लाज्मिड रहित जीवाणुओं में कई महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रियाएं जैसे एटीपी संश्लेषण, डीएनए का फॉर्मेशन पर प्रभाव डालता है जिससे जीवाणु मर जाता है, ठीक है ना। यानी इधर देखो भैया हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कि जो ये
कोल फैक्टर होता है, कोल प्लाज्मिड कई प्रोटीन्स का संश्लेषण करता है जिन्हें हम सम्मिलित रूप से कॉलिसिन कहते हैं। ठीक, कॉलिसिन कोल प्लाज्मिड रहित जीवाणुओं में, ठीक है ना, कोल प्लाज्मिड रहित जीवाणुओं में कई महत्वपूर्ण बायोकेमिकल रिएक्शंस जैसे एटीपी का फॉर्मेशन, ठीक, एटीपी का फॉर्मेशन, डीएनए फॉर्मेशन, इन पर प्रभाव डालता है जिससे बैक्टीरिया मर जाता है। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है रेसिस्टेंस फैक्टर। दूसरा कौन सा आता है भैया? रेसिस्टेंस फैक्टर, ठीक है ना। और इसी रेसिस्टेंस फैक्टर को हम क्या कहते हैं भैया? इसी रेसिस्टेंस फैक्टर को हम एक नाम और देते हैं आर फैक्टर। क्या नाम देते हैं? आर फैक्टर। और इसी को हम एक नाम और देते हैं ड्रग रेसिस्टेंस फैक्टर। इसी को हम एक नाम और क्या देते हैं भैया? ड्रग रेसिस्टेंस फैक्टर, ड्रग रेसिस्टेंस फैक्टर। ओके, अब हम बात करते हैं भैया, ये ड्रग रेसिस्टेंस फैक्टर तक की बात हो गई। यह परपोषी जीवाणु को कुछ विशिष्ट एंटीबायोटिक्स के प्रति, परपोषी जीवाणु को कुछ विशिष्ट एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधी बना देता है। इसे ड्रग रेसिस्टेंस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भैया? ड्रग रेसिस्टेंस कहते हैं। प्रतिरोधकता का यह गुण संयुग्मन के द्वारा अन्य जीवाणुओं में स्थानांतरित हो सकता है, अन्य जीवाणुओं में स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है ना। तीसरा आता है अब हमारा एफ प्लाज्मिड या एफ फैक्टर। तीसरा कौन सा आएगा भैया हमारा? एफ प्लाज्मिड या एफ फैक्टर, फर्टिलिटी फैक्टर, ठीक है ना। एफ प्लाज्मिड या एफ फैक्टर या फर्टिलिटी फैक्टर, ठीक है ना। ये हमारा तीसरा टाइप आया विशिष्ट कार्य के आधार पर, विशिष्ट कार्य के आधार पर ये हमारा तीसरा टाइप आया। और इसकी यदि हम एफ फैक्टर की बात करें तो एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में एफ फैक्टर वाले प्लाज्मिडों को संयुग्मन द्वारा एक जीवाणु कोशिका से दूसरी जीवाणु कोशिका में एफ फैक्टर वाले प्लाज्मिडों को संयुग्मन द्वारा उन जीवाणुओं में स्थानांतरित किया जाता है जिनमें आर कारक नहीं होता है। इसके साथ एफ कारक एफ पॉजिटिव से एफ नेगेटिव वाले जीवाणु में पहुंच जाता है, ठीक है ना। जिन जीवाणुओं में एफ फैक्टर अनुपस्थित होता है उन्हें एफ प्लस प्रभेद उपस्थित होता है, उन्हें एफ प्लस प्रभेद, तथा जिनके अंदर एफ कारक अनुपस्थित होता है उन्हें एफ माइनस प्रभेद कहते हैं। पहली बात तो ये समझो भैया कि एफ फैक्टर या फर्टिलिटी फैक्टर या सेक्स फैक्टर, इस बेसिस पर जो हमने ये तीसरा टाइप बनाया हमारे प्लाज्मिड का, तो ये भैया किस बेसिस पर बनाया कि कुछ प्लाज्मिड के अंदर सेक्स फैक्टर उपस्थित होता है, कुछ में नहीं होता है। जिन बैक्टीरियाओं में एफ फैक्टर उपस्थित होता है, जिन बैक्टीरियाओं के अंदर एफ फैक्टर उपस्थित होता है, एफ फैक्टर उपस्थित होता है, उन्हें हम एफ प्लस प्रभेद कहते हैं। क्या कहते हैं? एफ प्लस प्रभेद कहते हैं। और जिनके अंदर एफ फैक्टर अनुपस्थित होता है, उन्हें एफ माइनस प्रभेद कहते हैं, एफ माइनस स्ट्रेन कहते हैं। ये दो पॉइंट क्लियर हो गए अपने। अब इन दोनों पॉइंट्स के बाद हम बात करते हैं भैया कि होता क्या है कि बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियल सेल में कॉन्जुकेशन होता है, संयुग्मन की क्रिया होती है। देखो, बैक्टीरिया में लैंगिक जनन का ये जनन का एक तरीका है संयुग्मन, कॉन्जुकेशन। इस कॉन्जुकेशन मेथड के दौरान क्या होगा कि कॉन्जुकेशन मेथड में एफ फैक्टर वाले प्लाज्मिडों को संयुग्मन द्वारा एफ फैक्टर वाले प्लाज्मिडों को संयुग्मन द्वारा उन जीवाणुओं में स्थानांतरित किया जाता है जिनमें एफ फैक्टर नहीं होता है। इसके साथ ही एफ फैक्टर एफ पॉजिटिव से यह एफ नेगेटिव में पहुंच जाता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं भैया कि जिन जीवाणुओं में एफ फैक्टर उपस्थित होता है उन्हें एफ प्लस प्रभेद, तथा जिनमें एफ फैक्टर अनुपस्थित होता है उन्हें एफ माइनस प्रभेद कहते हैं, ठीक। अब अगला पॉइंट आता है हमारा HFR ट्रांसफ़र, हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अगला पॉइंट आता है हमारा
अगला पॉइंट कौन सा आएगा हमारा, HFR ट्रांसफ़र या हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रांसफ़र, ठीक है ना। अब इसको भी मिटा देते हैं ये विशिष्ट कार्यों के आधार पर। ये एक हमारे पास एक शॉर्ट नोट आया हमारा, HFR ट्रांसफ़र हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ये लैंगिक कार्य वाले में ही है जुड़ा हुआ, लेकिन अगला एक शॉर्ट पॉइंट है, इसको इस कारण मैंने अलग लिख दिया, HFR ट्रांसफ़र, HFR ट्रांसफ़र, और इसी को हम इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, हाई फ्रिक्वेंसी, FREQUENCY, हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ठीक है ना। हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन क्या होता है भैया, इधर देखो, एफ कारक के संयुग्मन के दौरान, एफ कारक के संयुग्मन के दौरान ग्राही जीवाणु के मुख्य गुणसूत्र के जीन प्राप्त नहीं होते हैं, ग्राही जीवाणु के मुख्य गुणसूत्र के जीन प्राप्त नहीं होते हैं। एफ कारक के संयुग्मन के दौरान ग्राही जीवाणु के मुख्य गुणसूत्र के जीन प्राप्त नहीं होते हैं, जबकि ई कोलाई के कुछ विभेदों में ऐसा संयुग्मन पाया जाता है जिनमें गुणसूत्रीय डीएनए ग्राही डीएनए के साथ समाकलित हो जाता है। ऐसे विभेदों को HFR प्रभेद कहते हैं, ऐसे विभेदों को HFR प्रभेद कहते हैं। यानी ई कोलाई बैक्टीरिया के कुछ स्ट्रेन्स में ऐसा देखने को मिलता है कि उनमें ऐसा संयुग्मन या कॉन्जुगेशन का मेथड देखने को मिलता है जिनमें गुणसूत्रीय डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए ग्राही डीएनए के साथ समाकलित हो जाता है, जिसे हम HFR ट्रांसफ़र कहते हैं। संयुग्मन के दौरान HFR विभेद में F कारक मुख्य गुणसूत्रों से समाकलित हो जाता है, ठीक। अगला पॉइंट आता है हमारा अर्बुद प्रेरित प्लाज्मिड, ठीक है ना। अब हमारा ये विशिष्ट कार्यों के आधार पर अगला प्रकार आया, और ये आया हमारा ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड या TI प्लाज्मिड, या डाइकोट्स में जीन स्थानांतरण के लिए काम में लिए जाने वाला एक प्लाज्मिड है जो सर्वाधिक उपयोग में लिया गया है, सर्वाधिक उपयोग में लिया गया है। तो अगला पॉइंट आता है हमारा अर्बुद प्रेरित प्लाज्मिड। अर्बुद कहते हैं भैया गांठ को, अर्बुद प्रेरित प्लाज्मिड, अर्बुद प्रेरित प्लाज्मिड, और इसको हम, इसकी फुल फॉर्म होती है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, TUMOR, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं भैया TI प्लाज्मिड, T फॉर ट्यूमर और I फॉर इंड्यूसिंग, TI प्लाज्मिड, TI प्लाज्मिड, ठीक है ना। देखो, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस, ये एक बैक्टीरिया होता है में एक बड़ा TI प्लाज्मिड पाया जाता है, ठीक है ना। कौन सा बैक्टीरिया है भैया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस में एक बड़ा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस में एक बड़ा TI प्लाज्मिड पाया जाता है, ठीक, जो कई पादपों में ट्यूमर उत्पन्न करता है, जो कि कई पादपों के अंदर ट्यूमर उत्पन्न करता है, जो कि कई पादपों के अंदर ट्यूमर उत्पन्न करता है, ठीक। यह डाइकोट में जीन स्थानांतरण के लिए काम में लिया जाता है, यह डाइकोट्स में, यानी द्विबीजपत्री पादपों में, डाइकोट्स में जीन स्थानांतरण के लिए, डाइकोट्स में जीन स्थानांतरण के लिए, जीन स्थानांतरण के लिए काम में लिया जाता है, जीन स्थानांतरण के लिए काम में लिया जाता है, जीन स्थानांतरण के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक, ये हमको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जो जीन स्थानांतरण की क्रिया अब तक विशेष रूप से करवाई गई है वो डाइकोट्स के अंदर ही करवाई गई है, ठीक। तो डाइकोट्स में जो जीन स्थानांतरण के लिए काम में लिया गया जो हमारा प्लाज्मिड है वो कौन सा है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस बैक्टीरिया से प्राप्त होने वाला
एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस बैक्टीरिया से प्राप्त होने वाला टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड या ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है, यानी ये गांठ, यानी कहने का मतलब अर्बुद, अर्बुद का मतलब होता है गांठ, गांठ प्रेरित करता है। यह अर्बुद का मतलब यह गांठ प्रेरित करता है, तो अर्बुद का मतलब होता है गांठ प्रेरित करता है। तो यह डाइकोट्स में जीन स्थानांतरण के लिए काम में लिए जाने वाला प्लाज्मिड है। अब अगला आता है हमारे पास में टीआई प्लाज्मिड के बाद अगला आता है पीबीआर 322। अगला आता है हमारे पास में पीबीआर 322 वेक्टर। तो अगला हेडिंग डालते हैं हम। अगला हेडिंग आएगा हमारा, अगला पॉइंट आता है पीबीआर 322 वेक्टर। पीबीआर 322 वेक्टर। इसको इसी तरीके से लिखेंगे, पी की घात लगाएंगे बी आर और उसके ऊपर 322 वेक्टर, ठीक है ना। यह एक रूपांतरित प्लाज्मिड होता है, यह एक मॉडिफाइड प्लाज्मिड है जो कि जंतुओं में जीन स्थानांतरण के लिए सर्वाधिक काम में लिया जाता है। यह कहाँ पर काम में लिया जाएगा भैया? एनिमल्स में जीन ट्रांसफ़र करने के लिए काम में लिया जाता है, एनिमल्स में जीन स्थानांतरण के लिए काम में लिया जाता है। टीआई प्लाज्मिड था जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस बैक्टीरिया से हम प्राप्त कर रहे थे, वो कहाँ पर काम में लिया जाता है? डाइकोट्स प्लांट्स में जीन स्थानांतरण के लिए। और पीबीआर 322 कहाँ पर काम में लिया जाएगा? जंतुओं में जीन स्थानांतरण के लिए काम में लिए जाने वाला प्लाज्मिड है। इसका संश्लेषण ई कोलाई बैक्टीरिया से प्राप्त, इसका संश्लेषण ई कोलाई बैक्टीरिया से प्राप्त, ई कोलाई बैक्टीरिया से प्राप्त, ई कोलाई बैक्टीरिया से प्राप्त पीबीआर 318 व पीबीआर 320 प्लाज्मिड से किया जाता है। ये इसका संश्लेषण ई कोलाई बैक्टीरिया से प्राप्त पीबीआर 318 व पीबीआर 322 व पीबीआर 318 व 320, ये इन दोनों प्लाज्मिडों से किया जाता है। अब इसके बारे में हमने ये देखा, पहली बात तो यह एक मॉडिफाइड प्लाज्मिड है, रूपांतरित प्लाज्मिड है, जिसका उपयोग डाइकोट्स प्लांट्स में जीन स्थानांतरण के लिए किया जाता है। एनिमल्स में जीन स्थानांतरण के लिए किया जाता है। टीआई प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। टीआई प्लाज्मिड का उपयोग कहाँ पर करते हैं? टीआई प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं डाइकोट्स में जीन स्थानांतरण के लिए। और पीबीआर 322 जो भी हमारा वेक्टर है, मॉडिफाइड है, या ई कोलाई बैक्टीरिया से प्राप्त पीबीआर 322 और 318 और 320 से बनाया गया है पीबीआर 322 वेक्टर। यह एनिमल्स में जीन स्थानांतरण के लिए काम में लिया जाता है। अब इसका हम एक बार डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पर, ठीक है ना। इसके डायग्राम को देखते हैं यहाँ पर।
जो हमारा PBR 322 प्लाज्मिड है यह एनिमल्स में जीन स्थानांतरण के लिए काम में लिया जाता है। इकोलाई बैक्टीरिया से प्राप्त होता है PBR 318 और 320। मैंने आपको प्लाज्मिड की कुछ विशेषताएं बताई थी कि इनमें एंटीबायोटिक्स के लिए विशिष्ट अभिज्ञान स्थल होते हैं, जैसे एम्पॉक्सिलिन के लिए और टेट्रासाइक्लिन के लिए 2 रिकॉग्निशन साइट्स हैं। इसके अलावा इसमें ओरिजिन ऑफ साइट्स पाया जाएगा, स्पेसिफिक कट साइट्स पाई जाती हैं, जो और विशिष्ट अभिज्ञान स्थल पाए जाते हैं, जैसे हिंड सेकेंड, इकोआर फर्स्ट, BAMH फर्स्ट, SAH, ABA फर्स्ट, BL फर्स्ट, PUB सेकेंड और PUB फर्स्ट। यह PBR 322 के अंदर एम्पॉक्सिलिन, एम्पीसिलिन प्रतिरोधी तथा टेट्रासाइक्लिन जीन टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी स्थल होते हैं। एम्पॉक्सिलिन प्रतिरोधी तथा टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी स्थल होते हैं। इन दोनों स्थलों को चिन्हित स्थल या मार्कर साइट भी कहते हैं। इन दोनों स्थलों को चिन्हित स्थल या मार्कर साइट भी कहते हैं। मार्कर साइट भी कहते हैं, चिन्हित स्थल या मार्कर साइट होते हैं। तथा 12 भिन्न एंजाइम्स के लिए अभिज्ञान स्थल तथा 12 भिन्न एंजाइम्स के लिए, ठीक है ना, 12 भिन्न एंजाइम्स के लिए अभिज्ञान स्थल रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं। रिकॉग्नाइजेशन साइट होती हैं, ठीक, रिकॉग्नाइजेशन साइट्स होती हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं अगला जो हमारा वेक्टर आएगा वो आता है। अगला वेक्टर हम देखेंगे बैक्टीरियोफेज। अगला वेक्टर हम कौन सा देखेंगे? बैक्टीरियोफेज। हम अपने आज के लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं। ये PBR 322 का डायग्राम हमको एज इट इज़ पूरी तरीके से याद रखना है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। इसके कुछ पॉइंट्स भी ध्यान रखने। जंतुओं में जीन स्थानांतरण के लिए काम में लिया जाता है। इकोलाई बैक्टीरिया से प्राप्त PBR 318 तथा 320 से बनाया गया है। ये इसका डायग्राम है, जिसमें एम्पॉक्सिलिन तथा टेट्रासाइक्लिन के लिए 2 एंटीबायोटिक्स के प्रतिरोधी स्थल होते हैं, जिन्हें मार्कर साइट भी कहते हैं। तथा 12 भिन्न एंजाइम्स के लिए इसके अंदर अभिज्ञान स्थल या रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं। बस ये 4-5 पॉइंट ध्यान रखने और हम इसको ध्यान रखेंगे। और हम अपने लेक्चर को आज यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपना अगला वेक्टर बैक्टीरियोफेज पढ़ेंगे। धन्यवाद।